चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा आज का जो लेक्चर है, आज का नहीं, मेरे ख्याल से आने वाला शायद एक लेक्चर और ये रिवीजन बेस्ड है। और इस रिवीजन में हम लोग स्पेसिफिकली इस साल 2020 के अंदर IIT JEE एडवांस में और मेन में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के थ्रू हमारा रिवीजन करेंगे। और ख़ास तौर से पिछले जो 3 चैप्टर रहे हैं उनका रिवीजन हम हल्का सा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर देखें तो ये 3 चैप्टर ही प्राइम है, चाहे सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन और हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी बहाने हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी और आपको भी इस बात का आइडिया लगेगा कि IIT JEE एडवांस में और JEE मेन के अंदर किस किस तरह के सवाल पूछते हैं और हमारी उन सवालों को करने की किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए। या फिर आपको हल्का फुल्का इस बात का भी आइडिया लगेगा कि आखिर है ना हर सवाल के बारे में सर क्या सोचते हैं, है ना, सर कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, तो आपको भी हल्का फुल्का इन बातों का आइडिया लगेगा। तो मुझे लगा कि इस तरह का एक छोटा सा सेशन होना चाहिए था, तो मैंने सोचा कि यार नए सवालों से प्रैक्टिस कराएं, इससे अच्छा जो JEE ने इस साल जो पूछे हैं उन सवालों से प्रैक्टिस कराते हैं। उसी बहाने आपको और बेटर आइडिया लगेगा कि JEE किस तरह के सवाल पूछती है और जॉइंट एडमिशन बोर्ड जो IIT वाला बोर्ड है वो किस तरह के सवाल पूछता है, आपको भी बड़े तरीके से आइडिया लगे। तो चलिए पहले एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। मेन का सवाल है, सवाल इस तरह से है, मैं एग्जैक्टली पूरी लाइन वगैरह नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास एक थिन रॉड है AB, मैं आखिर में एक बार सवाल को स्टेट भी कर दूंगा। थिन रॉड AB ऑफ लेंथ L इन विच द लैम्डा वेरीज एज लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस x अपॉन L, where x is the distance from point A से आप डिस्टेंस x मेजर कर रहे हो, ठीक है बेटा। देन फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। रॉड की इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं सवाल रिपीट कर दूं, रॉड है, यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि इसकी मास पर यूनिट लेंथ जो है वो लगातार वेरी कर रही है, मतलब पोजीशन के साथ वेरी कर रही है। इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है, हम x यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट है। और इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू L है, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2 टाइम्स लैम्डा नॉट है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि इस एक्सिस के अबाउट, मतलब A से गुजरने वाली एक्सिस जो रॉड के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये सवाल देखकर मोस्टली बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये सवाल तो मोर और लेस जैसे क्लास में सवाल किए थे वैसे ही हैं। हाँ वैसा सही है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि सारे के सारे जो ऑप्शन थे ना, 4 ऑप्शन थे, वो लैम्डा नॉट के टर्म में नहीं थे, बल्कि रॉड का जो मास था ना उसके टर्म में थे। रॉड का जो मास है उसके टर्म में चारों के चारों ऑप्शन थे, तो हम लैम्डा नॉट के टर्म में आंसर छोड़ नहीं सकते। तो चलिए करते हैं, 4 ऑप्शन m के टर्म्स में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी हल्का फुल्का सोच लिया होगा कि कैसे करना है इसको। यहां से x डिस्टेंस दूर गए, ये छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस है dx, इसके पास छोटा सा मास आएगा dm, जिसको हम लिख सकते हैं इस x डिस्टेंस पर लैम्डा। बेटा x डिस्टेंस पर लैम्डा हमें सवाल में दे रखा है, कितना, लैम्डा नॉट 1 प्लस x अपॉन L इंटू dx। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हो ही गया हमारा। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट अगर पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले इस एक्सिस के अबाउट इतने से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इतने से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा आएगा, दैट विल बी ये मास मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। सर मुझे तो पूरी रॉड का चाहिए, बेटा पूरी रॉड का चाहिए तो ऐसे छोटे 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 एलिमेंट लेता रहे और उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर ले। एडिशन ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन, तो आप सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेटा dm की वैल्यू आ गई है, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1 प्लस x अपॉन L इंटू एक्स स्क्वायर dx, दैट इज लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन L इंटू dx। बढ़िया, x को कहां से कहां तक वेरी करें, 0 से लेके L तक, एंड दैट इज लैम्डा नॉट। बड़ा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, मेरे ख्याल से एक्स क्यूब बाई 3, एक्स रेस टू पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू पावर 4 अपॉन 4।
कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। बेटा L रखना जरा, मेरे पास आ गया लैम्डा नॉट इंटू L रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस L रेज टू पावर, बेटा एक L तो कैंसिल हो जाएगा, तो L रेज टू पावर 3 अपॉन 4। तो आई थिंक मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है लैम्डा नॉट 7 L क्यूब अपॉन 12। ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना है ना, हाँ 4 ठीक है। 7 लैम्डा नॉट L क्यूब अपॉन 12, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन मैंने कहा ना कि कोई भी ऑप्शन में लैम्डा नॉट के टर्म्स में आंसर ही नहीं था, इस रॉड की मास के टर्म्स में आंसर था। तो सर इस लैम्डा नॉट को कैसे उड़ाएं? ऐसे उड़ा सकते हो कि आप है ना इस छोटे से मास को लिख चुके, ऐसे छोटे 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 मास को लिखकर जोड़ दो और नेट मास जो रॉड का था उसकी टर्म में आंसर दे रखा है। तो वो तो हमें पता ही कैसे सॉल्व करना है। तो पूरा मास सवाल में दे रखा है, रॉड का कैपिटल M है, दैट इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन dm, लैम्डा नॉट आपका कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन L इंटू dx। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से L। लैम्डा नॉट तो ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके L तक। मेरे पास आ गया लैम्डा नॉट इंटू L रखना बच्चों, L प्लस L/2, L/2 है ना, 0 रखने पर तो सब निपट ही गया, L स्क्वायर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास आ गया 3 टाइम्स लैम्डा नॉट L/2। यहाँ से हमारे पास लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई, लैम्डा नॉट इज 2 टाइम्स मास अपॉन 3L, लैम्डा नॉट इज 2m अपॉन 3L। यहाँ से लैम्डा नॉट उठा के बच्चों यहाँ रख दो, तो हमारे पास आ गया दैट इज 2m अपॉन 3L इंटू 7L क्यूब अपॉन 12। ये बेटा कितना, 6 आ गया, और ये आ गया शायद एक L और कैंसिल हो गया, तो 7mL स्क्वायर बाई 80। ये आंसर आ गया 7mL स्क्वायर बाई 80। तो लैम्डा नॉट के टर्म्स में निकालना आसान था, लेकिन सवाल बेटा लैम्डा नॉट के टर्म्स में पूछा नहीं था, और रॉड की मास के टर्म्स में पूछा था। तो रॉड की मास को ऐसे लेते हैं कि पूरा लैम्डा इंटू पूरी लेंथ, लैम्डा तो कॉन्स्टेंट ही नहीं है, तो हमने खुद इंटीग्रेशन से फिर से अपन ने dm तो लिख ही रखा था, तो उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो सारा मास दिया हुआ था, उसके टर्म्स में हमारा आंसर आ गया। सो आंसर इज 7mL स्क्वायर बाई 80। चलिए बच्चों, अगला सवाल सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, स्प्रिंग मास सिस्टम का। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है कि व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m is attached to a vertical spring of spring constant k and released मतलब initial velocity 0, its motion is described as y as a function of time, y naught sin square omega t। y obviously means displacement, motion इसी तरह से बता रखा है, where y is measured from lower end of unstretched spring। अनस्ट्रेच मतलब बेटा ऐसे स्प्रिंग जिसमें कोई एक्सटेंशन और कंप्रेशन नहीं है। देन फाइंड ओमेगा, ये 4 ऑप्शन थे, देखते हैं क्या सवाल की सिचुएशन है। आपके पास बेटा जो सवाल में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका डायग्राम ऐसा है कि ये कोई फिक्स्ड सीलिंग, इसके साथ जुड़ी हुई ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये इस टाइम पर स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेच्ड है, तो ये m मास का मैंने कोई पार्टिकल बांध दिया ऐसे। जो अनस्ट्रेच्ड है ये आपका बेटा y इज इक्वल्स टू 0 है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, सवाल में लिखा हुआ है कि आपने जो y मेजर करना स्टार्ट किया वो यहाँ से किया जहाँ आपकी स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है। मैं कुछ भी ना कहूँ तब भी आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि ये ब्लॉक लगातार यहाँ से पहले स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी, mg/k तक स्पीड बढ़ती है, फिर mg/k तक स्पीड घटती है, फिर mg/k तक स्पीड बढ़ती है, फिर mg/k तक स्पीड घटती है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता जाता है, इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। उस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड ओमेगा, ये सब आपको पहले से याद ही है।
टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ करता था t इज इक्वल्स टू 2/√m/k, ओमेगा का फॉर्मूला हुआ करता था √k/m। ठीक है बेटा, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा है, t इज इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो ऑफ कोर्स y की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है स्क्वायर है, इसलिए 0 से 1 तक वेरी करेगी। तो इसका मतलब आपका जो y है वो वेरी करेगा 0 से लेकर y0। तो आप कहोगे सर 0 तो ये रहा, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सवाल के हिसाब से अगर देखें तो वो y0 है। सवाल के हिसाब से अगर देखें तो y0 है। तो इसका मतलब पार्टिकल यहां से तक स्पीड घटाएगा, सॉरी बेटा, यहां से तक स्पीड बढ़ाएगा फिर घटाएगा, यहां रुक जाएगा, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू यही है, इसके आगे जा ही नहीं रहा। सवाल के हिसाब से y की मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी है, y0। फिर स्पीड बढ़ेगी घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, यूं यूं लगातार ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का सेपरेशन होता है 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड, और हमारे पास ये आ गया है y0, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू y0/2 आ गई। और आप तो जानते भी हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ कहीं आएगी, यहाँ से a डिस्टेंस दूर या y0/2 डिस्टेंस दूर आएगी, जब आपका नीचे की तरफ लगने वाला mg और ऊपर की तरफ लगने वाला kx, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है a, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि इस इंस्टेंट पर k इंटू एक्सटेंशन दैट इज y0/2 शुड बी इक्वल टू mg। चलो ये तो अपनी जगह बातें थी, मेन मुद्दे पे आते हैं। हमसे पूछा गया कि ओमेगा क्या होगा। अरे भाई ओमेगा तो हम जानते हैं कि ये √k/m होगा, लेकिन हमारे कोई ऑप्शन ऐसे है ही नहीं कि ना k/m ऑप्शन हो। हालांकि k/m ऑप्शन होता तो सवाल ही थोड़ी होता, हालांकि सवाल में k भी दे रखा है m भी दे रखा है, तो अगर सब्जेक्टिव सवाल होता तो ओमेगा को √k/m लिखने में दिक्कत थोड़ी थी। सवाल में k और m तो दे ही रखे हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं k और m तो है ही नहीं, g और y0 है। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से k/m तो लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ k/m शुड बी इक्वल टू 2g/y0। सही तो लिखा बेटा, k/m इज 2g/y0। तो √k/m इसको मैं लिख सकता हूँ 2g/y0। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। डी हमारा आंसर आ गया। समझ के इस बात का, आगे चलता है। नेक्स्ट इज एक बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ना, अगेन इस साल के मेन का सवाल है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज x सेंटीमीटर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस, देन वैल्यू ऑफ x इज। आपके पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और कुछ नहीं बोल रखा, तो ऑब्वियस बात है कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। सेंटर ऑफ फ्लैट सरफेस, सेंटर ऑफ फ्लैट सरफेस ऑब्वियसली मींस ये, इससे कितना दूर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। तो वैसे तो हम जानते हैं कि यहां से सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो 3r/8 डिस्टेंस दूर होता है, वेयर r इज ऑफ कोर्स द रेडियस। हमें क्या रखा है कि रेडियस इज कितना बेटा? 8 सेंटीमीटर्स। तो आई थिंक ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये सरफेस से, इस फ्लैट सरफेस के सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो वैल्यू ऑफ x इज ऑफ कोर्स 3 सेंटीमीटर्स। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन था, आपको आंसर लिखना पड़ेगा 3.00। आंसर इज इन सेंटीमीटर्स। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, इसमें कोई कुछ खास आपको करना था नहीं, फॉर्मूला याद हो तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही आपको रखनी थी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है ऑब्लिक कोलिजन का, बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। अगेन मेन 2020, पार्टिकल ए ऑफ मास m1 मूव्स विद वेलोसिटी 3i कैप प्लस j कैप। कोई m1 मास का पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी मुझे दे रखी है समथिंग लाइक
√3 I कैप प्लस j कैप कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 विच इज इनिशियली एट रेस्ट। किसी दूसरे पार्टिकल से टक्कर कर रहा है, ऐसे m2 मास का है और ये m2 मास वाला जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे है। v1 एंड v2 विद देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिशन, a और b की ये वेलोसिटीज, ये a है, ये आपका b है। मान लेते हैं कि आपका जो a है उसके पास वेलोसिटी ऐसे आ गई है टक्कर के बाद, लेट से v1, ये आपका b है, इसकी वेलोसिटी ऐसे आ गई है, लेट से v2। और कुछ दिया हुआ, हाँ एक बात और दे रखी है कि b का जो मास है वो a के मास का आधा है ना, ठीक है। b का जो मास है वो a के मास का आधा है। m1 इज 2 टाइम्स ऑफ m2। तो मैं एक काम कर लो, a का मास मान लूँ m, तो b का मास मुझे m/2, तो b का मास कितना हो जाएगा m/2, a का मास मेरे पास m। a के पास टक्कर के बाद कितनी वेलोसिटी है मुझे दी हुई है, दैट इज I कैप प्लस √3 j कैप। अच्छी बात है, मैंने अब तक कुछ किया नहीं है सवाल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन सवाल के अंदर लिखी हुई थी मैंने वो डायग्राम में बना दी है। बाकी मैंने कुछ अपनी तरफ से सवाल में कुछ किया नहीं, कोई कॉन्सेप्ट लगाया नहीं है। कॉन्सेप्ट तो अब लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। फाइंड द एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2, मुझे v1 और v2 के बीच में एंगल निकालना है। तो सवाल क्लियर हो गया। इसका मास है m, इसका मास है m/2। टक्कर से पहले इसके पास वेलोसिटी ये है, इसके पास 0 है। टक्कर के बाद इसके पास वेलोसिटी ये है, इसके पास कितनी है पता नहीं है, और मुझे इन दोनों की वेलोसिटी के बीच में एंगल निकालना है। आप कहोगे सर एंगल तो तब निकाल पाएंगे ना जब ये वेलोसिटी पता होगी। काश ये v2 पता हो तो मैं एंगल निकाल लूंगा। तो पहले v2 पता करो। v2 पता करने के लिए क्या जुगाड़, आप कहोगे सर पता नहीं, E की इक्वेशन तो लगा नहीं सकते, दे नहीं रखी। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ कोर्स नहीं लगा सकते, पता नहीं कौन सी तरह कोलिजन है, एनर्जी कंजर्व कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वी डोंट नो। इलास्टिक होता तो शायद एनर्जी कंजर्व कर देते, कुछ ना कुछ कर लेते। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचा, क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर दो, आ जाएगा आंसर। तो जैसे ही मैंने मोमेंटम कंजर्व की बात की, देखिएगा इनिशियल मोमेंटम m इंटू √3 I कैप प्लस j कैप। m/2 के पास तो वेलोसिटी है 0, इसके पास m मास के पास वेलोसिटी है I कैप प्लस √3 j कैप, और m/2 के पास वेलोसिटी है v2 वेक्टर। m से m गया, √3 -1, √3 -1 I कैप प्लस 1 माइनस √3 j कैप। पूरे को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 से। दिस इज योर वेलोसिटी v2। v2 के पास वेलोसिटी ये है, सॉरी मतलब v2 वेलोसिटी ये है, ये पार्टिकल 2 के पास जो वेलोसिटी है वो ये है। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर v2 थोड़ी पूछिए, एंगल पूछा है। जब भी कोई दो वेक्टर दे रखे हो I कैप j कैप में और उनके बीच में एंगल पूछा हो, आई रियली होप कि आप लोगों को याद आ गया होगा कि सबसे बढ़िया तरीका हुआ करता था cos थीटा इज v1 डॉट v2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2। सबसे बढ़िया तरीका यही था। करते हैं, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। v1 डॉट v2 करते हैं पहले बेटा, v1 डॉट v2 बेटा, डॉट वॉट तो करना आता है आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ। आई कैप का आई कैप के साथ किया तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स √3 -1, ठीक है। जे कैप का जे कैप के साथ किया तो मेरे ख्याल से आ जाएगा √3 टाइम्स 1 -√3 डिवाइड बाई जो भी v1 का मैग्नीट्यूड है और v2 का मैग्नीट्यूड है। कौन सा मैग्नीट्यूड लिखना मुश्किल है, आसान से लिखना चाहेंगे लिख देंगे, ठीक। आगे चले, मेरे पास आ गया, ऊपर देखना बेटा 2 टाइम्स √3 -2 प्लस √3 -3 अपॉन v1 का मैग्नीट्यूड एंड v2 का मैग्नीट्यूड। मेरे पास आ गया शायद ये
3 टाइम्स तो √3 -5 अपॉन V1 का मैग्नीट्यूड, V2 का मैग्नीट्यूड। ओह सॉरी बेटा, ये 2 रह गया था इसके अंदर, यहाँ पर ये एक 2 और आएगा, ये 2 बाहर वाला मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये 2 और आएगा। मैंने मल्टीप्लाई करते वक्त बेटा ये 2 नहीं देखा, इसमें तो मैंने लगा दिया। देखना V1 डॉट V2 के अंदर V1 बेटा आई कैप था और 2 टाइम्स √3 माइनस था, तो 2 टाइम्स √3 माइनस 1 आ गया। V1 डॉट V2 में मैंने जे कैप किया तो √3 टाइम्स 2 1 माइनस √3, तो √3 टाइम्स 1 माइनस √3 और 2 भी तो आएगा। तो मैंने एक बार वो कैलकुलेशन वापस से कर लेता हूँ। दिस इज 2 टाइम्स √3 माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स √3, 2 टाइम्स √3 माइनस बड़ा √3 कितना हो गया 3 6। तो देखना बच्चों क्या आ गया ये 2√3 आई थिंक कितना आ गया 4√3 -2 -6 -8। ठीक है बेटा, निकालना चाहे निकाल लेंगे। लेकिन एक बात बताना चाह रहा था, V1 और V2 के मैग्नीट्यूड निकालना अगेन कोई टफ टास्क नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही करने का मन था। कारण ये है कि √3 की वैल्यू मेरे ख्याल से 1.732 के आसपास होती होगी। ठीक है, इसको अगर मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे ख्याल से ये टर्म आपके पास लगभग 6.8 के आसपास आएगी। ठीक है, और 6.8 में से अगर 8 जाएगा तो पक्की बात है कि ऊपर न्यूमरेटर तो आपका नेगेटिव आएगा। डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड है तो वो तो पॉजिटिव आएंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब आपका cos थीटा नेगेटिव है। cos थीटा नेगेटिव है इसका पक्की बात है कि थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ी है। जितने भी ऑप्शन थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो आपका 90 डिग्री से बड़ा था। वैसे अगर आप इसको पूरा ढंग से सॉल्व करते हो, V1 V2 की वैल्यू अगर ढंग से लिखते हो तो आपके पास cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1 माइनस √3 अपॉन 2√2 आ जाएगी शायद। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और हमने बेटा आपको क्लास में सिखा रखा है मैथमेटिकल टूल वगैरह चैप्टर में कि sin 15 की जो वैल्यू होती है वो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 होती है। तो आप कह सकते हो कि दिस cos थीटा इज बेसिकली माइनस sin 15 डिग्री। इससे आप कह सकते हो कि थीटा इज बेटा इतना हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री तो अपन लोगों को आता ही है, हम कह सकते हैं cos थीटा इज बेसिकली 90 प्लस 15 दैट कम्स आउट टू 105। आई होप ये फॉर्मूला सब लोगों को याद होगा, मैंने आपको क्लास में सिखा रखा है कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज बेसिकली माइनस साइन थीटा। तो अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, मैंने थोड़ा ठीक है पूरा सॉल्व नहीं किया, मैं तो सिर्फ और सिर्फ दिखा दिया कि आपका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है कि एंगल आपका ऑब्ट्यूज है और 4 ऑप्शन ऐसे थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका ऑब्ट्यूज था। ठीक है, बाकी पूरा करना चाहो बड़ा पूरा कर सकते हो, एग्जैक्ट आंसर आपका 105 आ जाएगा। वो मैंने दिखा दिया कैसे आएगा। चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं। अगेन वैसे सवाल है फ्रिक्शन का, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए इसको भी कर सकते हैं। सुनिएगा, एन इंसेक्ट इज एट बॉटम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डिच मतलब कोई गड्ढा है, ठीक है, ऑफ रेडियस, बड़ा रेडियम नहीं है, रेडियस 1 मीटर। हेमिस्फेरिकल गड्ढा है और उसका रेडियस जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, इसका रेडियस 1 मीटर है। इट क्रॉल्स अप द डिच, अच्छा बेटा इस डिच में ऐसे ऊपर आ रही है, क्रॉल कर रही है ऐसे चलते ही चलते, एंड स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर ए हाइट h फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से जैसे ही h हाइट ऊपर जाती है वैसे ही वो स्लिप हो जाती है। कौन? इंसेक्ट। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड इंसेक्ट इज 0.75, अगर इंसेक्ट के और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 0.75 है तो बताओ h कितनी है। h मतलब जिस हाइट से वो इंसेक्ट स्लिप कर रही है। सवाल को देखकर हो सकता है कि मोस्टली बच्चों के दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई हो कि यार सर ये तो ऐसा सवाल है जो एंगल ऑफ रिपोज टाइप का सा लग रहा है। यहाँ पर एंगल कम है, ऊपर जाऊंगा तो लगातार एंगल बढ़ेगा 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 और जैसे एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा वो सड़क से स्लिप कर जाएगा। तो काफ़ी तक मामला वैसा का वैसा ही है। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए
मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट ऐसे किसी इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ये एंगल थीटा। अगर मान लीजिए ये इंसेक्ट है तो ऑफ कोर्स m मास के अगर इंसेक्ट है तो नीचे की तरफ लगेगा mg साइन थीटा। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर एंगल थीटा बड़ा होगा तो mg साइन थीटा बड़ा होगा, mg साइन थीटा बड़ा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? आप बोलोगे सर म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल हम जानते हैं कितना होता है, mg cos थीटा। इससे ज़्यादा अगर आपने एंगल कर दिया तो mg साइन थीटा बड़ा हो जाएगा और फ्रिक्शन ऑफ कोर्स इससे बड़ा हो नहीं सकता, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और उस केस में आपका जो इंसेक्ट है वो स्लिप कर जाएगा। तो ये मैक्सिमम एंगल थीटा होता है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट स्लिप कर रही होती है, उस टाइम पर दिस इक्वल्स टू दिस, और हम कहते हैं कि mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, और हम कहते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, और इस थीटा का हम नाम भी देते हैं दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब सुनना, अब यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रेट तो है नहीं बेटा, कर्व टाइप है। अब जब इंसेक्ट यहाँ कहीं होगा तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल छोटा होगा, तो स्लिप नहीं कर रहा होगा। जब यहाँ पर होगा तो ऑफ कोर्स ये एंगल बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा तो tan थीटा बड़ा हो जाएगा। थीटा बड़ा होगा मतलब ये वाला एंगल थीटा बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा तो बड़ा ऑफ कोर्स tan थीटा बड़ा हो जाएगा, तो स्लिप करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और यहाँ कहीं अगर पहुँच गया, और यहाँ कहीं अगर पहुँच गया और ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है और ये थीटा इस तरह से है कि tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू है तो बस तुम यहीं तक जा सकते हो। इसके अगर तुमने आगे एक भी कदम रखा तो आपका mg साइन थीटा बड़ा हो जाएगा और म्यू mg cos थीटा छोटा हो जाएगा और धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। सो दिस इज द एंगल थीटा। आगे तो बड़ा ज्योमेट्री है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। और ये जो हाइट है ये मुझे h दे रखी है, दे क्या रखी बेटा, पूछिए। ये h, ये रेडियस r है बेटा, ये रेडियस r है, तो ऑफ कोर्स ये आपके पास r माइनस h। छोटा सा काम बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल आपका थीटा। ये नॉर्मल है ये टेंजेंट है, तो टोटल एंगल 90 होना चाहिए, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा। और अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा। नॉट दैट टफ। अब आप कह सकते हो कि सर इसमें तो बड़े आराम से मैं कह सकता हूँ कि पहली बात तो tan थीटा इज आवर एंगल ऑफ रिपोज, इट शुड बी इक्वल टू म्यू। मेरे पास आ गया tan थीटा इज म्यू, म्यू की वैल्यू मेरे ख्याल से 0.75 दे रखी है, 0.75 दे रखी है, दैट इज वी नो दैट 3/4, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 37 डिग्री। तो ये थीटा मेरे पास आ गया 37 डिग्री। मुझे ये पता है r माइनस एच है, ये मुझे पता है r है, तो मैं लिख सकता हूँ कि cos 37 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है r माइनस एच, हाइपोटेनस है r। cos 37 कितना चल रहा है आजकल? 4/5। हम कह सकते हैं कि 5r माइनस 5h इज इक्वल्स टू 4r। सही तो लिखा ना यार, 5r माइनस 5h इज इक्वल्स टू 4r। इधर आया तो मेरे पास आ गया r इज इक्वल्स टू 5h, तो h की वैल्यू आ गई r/5। आई थिंक द आंसर इज 0.2 मीटर। बेटा 3-4 ऑप्शन थे, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, ऐसे 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपका 0.2 मीटर था। टिक लगा दो इसको। एक और सवाल देखते हैं बेटा, काफ़ी बढ़िया सवाल है और रोटेशन का सवाल है। सवाल में क्या है कि आपके पास एक होलो आइसक्रीम कोन है। होलो आइसक्रीम कोन आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, जैसे आइसक्रीम कोन होता है अंदर से पूरा खाली है, ठीक है, ओपन एट टॉप, ऊपर से बड़ा खाली है, ठीक है। इट हैज़ मास m, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास इसका m है, रेडियस इसकी r है, हाइट इसकी h है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये सवाल है। अगर इसका आंसर पहले से याद हो, फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऑब्वियस बात है कि हमें सवाल को करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमें इसको करना पड़ेगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सवाल आपको बड़ा समझ में आ गया होगा। आपके पास इस तरह का एक आइसक्रीम कोन है, उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले सारा का सारा जो मास है बड़ा वो सरफेस पर फैला हुआ है,
इसकी जो स्लैंट हाइट है मैंने उसे एल लिख दिया है, वी नो इट वेरी वेल, दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां पर सारा का सारा मास सरफेस पर है इसलिए सिग्मा डिफाइन होगा, एंड सिग्मा इज ऑफ कोर्स एम अपॉन एरिया, वी नो द एरिया इज ऑफ कोर्स पाई आर एल, एल इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे चूज कर रहे हैं आपको पहले से पता है, हमने इस तरह से होलो कोन पहले भी लिए और किस तरह से एलिमेंट चूज करना आपको सिखा भी रखा है। एक काम कीजिए, आप यहां से x डिस्टेंस दूर जाइए और ऐसे एक कट लगाइए, फिर मैं एक बार l मिटा दूं, ठीक, फिर आप x प्लस डी एक्स जाइए और एक कट और लगाइए, ये विड्थ है dx। तो ये आपके पास एक एलिमेंटल रिंग बन जाएगी जिसका रेडियस लेट से मैं एक बार के लिए स्मॉल r लिख लेता हूँ, मैं एक बार के लिए स्मॉल r लिख लेता हूँ। ये एलिमेंटल रिंग मैं साइड में दिखा देता हूँ, ये आपकी एक्सिस है एंड रिंग इज लाइक दिस। इसका रेडियस r है, स्मॉल r है, और इसकी जो थिकनेस है वो मैं बता चुका हूं, इट इज dx, इट इज dx। फेयर एनफ, ये r लिखना कोई खास मुश्किल काम है नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं कह सकता हूं कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, तो कैपिटल R अपॉन L should be equal to small r upon x, small r upon x। तो small r को हम लिख सकते हैं कि it is basically capital R into x upon L। इंपॉर्टेंट चीज आप जानते हैं क्या है कि इस रिंग का मास लिखना है। इस रिंग के पास एक छोटा सा मास आएगा dm, उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू इसका एरिया। सिग्मा हम पहले से लिख चुके हैं, दैट इज m अपॉन पाई आर एल इंटू एरिया। इस तरह की रिंग का मैंने कई बार आपको एरिया लिखना सिखा रखा है। इसका एरिया होगा 2 पाई रेडियस इंटू ऑफ कोर्स थिकनेस, दैट इज dx। पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास आ गया दैट इज m अपॉन आर एल 2। ठीक है बेटा, स्मॉल r कितना है? स्मॉल r है कैपिटल R x अपॉन एल इंटू डी एक्स। कैपिटल आर कैंसिल और छोटा सा मास आ गया है dm जिसकी वैल्यू है 2m अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ये छोटा सा मास आ गया dm। और इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये सिर्फ और सिर्फ dm लिखना ही है, बाकी सारे काम तो हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें लिखना आता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। बस मास हम निकाल चुके हैं, दैट इज 2m अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हम अगेन निकाल चुके हैं, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सर आपने तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ऐसे तो सर बहुत सारे रिंग्स होंगी। हाँ बिल्कुल होंगी। x इक्वल्स टू 0 लूंगा तो यहाँ पर रिंग आएगी, x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो रिंग यहाँ, रिंग यहाँ, रिंग यहाँ, रिंग यहाँ, रिंग यहाँ। x की वैल्यू l लूंगा तो सबसे ऊपर वाली आखिरी रिंग भी आ जाएगी। उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और जोड़ दो। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 2m बड़ा 1 मिनट, हाँ 2m बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर मेरे ख्याल से एल रेज टू पावर 4 बाहर आ जाएगा। 2m एल रेज टू पावर 4 बाहर आ गया, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, और अंदर मेरे ख्याल से बच गया है एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी है? स्लैंट की तरफ, 0 से चलते 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 यहाँ तक, यहाँ तक आपको ऑफकोर्स एल था टोटल स्लैंट हाइट, तो 0 से एल, दैट कम्स आउट टू बी 2m आर स्क्वायर अपॉन एल रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4। लिमिट लगाऊंगा तो 0 से एल लगानी है, तो एल रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 रेज टू पावर 4 अपॉन 4, वो लिखने की जरूरत है नहीं, ये आपका कैंसिल एंड आंसर कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाई 2।
तो ये है हमारा होलोकोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चाहो तो याद भी कर सकते हो, कोई इतना बहुत भारी काम भी नहीं है, निकालना भी इतना टफ टास्क नहीं था, और अगर चाहो तो याद भी तो कर ही सकते हो। चलिए बच्चों, एक सवाल और। 4 point masses each of mass m are fixed at the corners of a square of side L। ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड L है, उसके कॉर्नर्स पर 4 मास पड़े, हर एक का मास m है। The square is rotating with angular velocity omega about an axis passing through one of the corners, किसी कॉर्नर से पास होते हुए, and parallel to the diagonal as shown in figure। डायगनल के पैरेलल एक्सिस है और वो एक्सिस वन ऑफ द मास से पास हो रही है। डायग्राम फिगर ना दे रखी होती सवाल के अंदर तब भी हम डायग्राम बना ही लेते, लेकिन एनटी वालों ने कहा कि यार तुम है ना डायग्राम भी ले लो, तो उन्होंने डायग्राम भी बना दिया, सवाल के अंदर बना दिया कि ये 4 मास है, 1 2 3 4, हर एक का मास m है, स्क्वायर है, साइड है l l l l, ऐसी एक्सिस है जो किसी m मास से पास हो रही है और डायगोनल के पैरेलल है। सब कुछ दे दिया अगले ने यार, डायग्राम तक बना दिया सवाल के अंदर। इतना बढ़िया लैंग्वेज लिखी हुई थी कि अगर डायग्राम ना बना रखा होता ना तब भी हम बना लेते, लेकिन एनटी वाले सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो क्यूट बच्चे ऐसे होंगे कि जिनसे है ना इतना सब अंग्रेजी से सुनकर डायग्राम नहीं बन पाएगा, तो उन्होंने डायग्राम भी बना दिया कि ये डायग्राम है। अब बताओ कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस, इस स्क्वायर का एंगुलर मोमेंटम बताओ इस एक्सिस के अबाउट। आसान सा सवाल, ये तो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशनल मोशन में होता है I इंटू ओमेगा, ओमेगा तो गिवन है, तो सवाल में सिर्फ क्या बच गया, I निकाल लो, I आ गया तो आंसर आ गया I। ये m मास तो एक्सिस पर ही है, तो m मल्टीप्लाइड बाई एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। ये m मास और ये m मास, ये दोनों m मास एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस आपके लिए लिखना कौन सा मुश्किल काम है बेटा। ये लेंथ है अगर l, ये लेंथ है l, तो ये है √2l, ये इसका हाफ है, कितना है l बाई √2, ये l बाई √2, तो ये भी l बाई √2, ये भी l बाई √2। तो ये वाला m मास और ये वाला m मास तो एक्सिस से l बाई √2 l बाई √2 डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m इंटू l बाई √2 का स्क्वायर 2 टाइम्स क्यों, इसका भी और इसका भी, ये बच गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास इंटू यहां से तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हम जानते हैं दैट इज √2l का स्क्वायर, 0 प्लस ml स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ml स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 3ml स्क्वायर। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए दैट इज I इंटू ओमेगा, दैट कम्स आउट टू बी 3ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये हमारा आंसर है। मुझे सवाल लिखने में टाइम ज़्यादा लगा है, ऑब्वियस बात है कि सवाल सॉल्व करने में टाइम कम लगा है। इतना आसान सवाल था, कोई बहुत भारी काम इसमें नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, एक और सवाल सेंटर ऑफ मास का सवाल है, वो भी कॉलिजन का। जैसे मैंने को पहले कहा भी था पढ़ाते वक्त भी, सेंटर ऑफ मास में ना सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ पर पूछते हैं, कॉलिजन पे पूछते हैं। तो वही बेटा हुआ भी है। 2 bodies of same mass are moving with same speed but in different direction in a plane। ठीक है, 2 बॉडीज हैं, सेम मास है, सेम स्पीड है, वेलोसिटी सेम नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग है इस बात का ये अर्थ नहीं कि दोनों आमने सामने आना जरूरी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। दे हैव ए कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, एंड मूव टुगेदर देयर आफ्टर विथ फाइनल स्पीड विच इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। दोनों आते हैं, टकराते हैं और चिपक जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सवाल के अंदर लिखा हुआ है। और चिपकने के बाद उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो स्पीड है, वो इनिशियल स्पीड की आधी है। ठीक है, अच्छी बात है। द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज इन डिग्रीज, दोनों बॉडीज के बीच में जो टकराने वाले बॉडीज हैं उनके बीच में इनिशियल एंगल कितना रहा होगा। तो चलिए सोचते हैं। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये एक लाइन है, एक बॉडी इसके ऊपर से आ रही है, एक बॉडी इसके नीचे से आ रही है। ये m मास की है, वेलोसिटी v,
ये वाला एंगल थीटा, ये m मास का, वेलोसिटी v, एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो यू नो इट वेरी वेल कि ये वाला एंगल भी थीटा और वो एंगल थीटा बटा ये वाला एंगल भी थीटा, दोनों का मास सेम है, स्पीड सेम सवाल में बोल रखा है, एम वी कोस्टा एम वी कोस्टा, सही बात है, एम वी साइन थीटा एम वी साइन थीटा, इसका मोमेंटम नीचे इसका मोमेंटम ऊपर, टकराने के बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और दोनों के दोनों पार्टिकल जो है वो टक्कर के बाद यू भागने लग जाएंगे, मास हो जाएगा 2m और वेलोसिटी हो जाएगी सामने की तरफ v डैश, जिसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ v/2। सर ये v/2 कैसे लिख दिया आपने? बेटा सवाल में गिवन था कि पार्टिकल के पास टक्कर के बाद, इन पार्टिकल्स के पास टक्कर के बाद जो स्पीड होगी वो इनिशियल स्पीड की हाफ होगी। तो आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, वो इक्वेशन लिख देंगे, इस डायरेक्शन के अंदर भी मोमेंटम कंजर्व था और ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम डायरेक्शन में अपोजिट था तो कैंसिल कर दिया और नेट मोमेंटम सामने की तरफ रह गया सवाल के हिसाब से। अब तो आप जानते हो इस y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर ही चुके हो आप, हॉरिजॉन्टल में और कर दो, अभी करता हूँ। इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम है एम वी कॉस थीटा, इसके पास भी है एम वी कॉस थीटा, बाद में है 2m इंटू वी डैश की वैल्यू है v/2, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, v से v कैंसिल और मेरे पास वैल्यू आ गई cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, सो ऑफ कोर्स थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। बट दिस इज नॉट द आंसर, मुझे पूछा गया है कि यार ये और ये इनके बीच में एंगल कितना है, ऑफ कोर्स एंगल तो ये वाला है, दिस इज नॉट थीटा दिस इज 2 थीटा, सो आंसर शुड बी 120 डिग्री। तो दोनों वेलोसिटीज के बीच में जो इनिशियल एंगल है वो आपका 120 डिग्री, ये हमारा आंसर।